15 अगस्त 1975 की सुबह ढाका अभी जागा ही था। मस्जिदों से आजान की आवाज हवा में तैर रही थी। धान मंडी 32, वो घर जो कभी आजादी के सपनों का केंद्र था, गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा। कुछ ही मिनटों में उस आवाज को हमेशा के लिए चुप कर दिया गया जिसने कभी लाखों लोगों को उठ खड़े होने का हौसला दिया था। लेकिन यह कहानी उस सुबह से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है 17 मार्च 1920 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत से। फरीदपुर जिले के छोटे से गांव टूगीपाड़ा में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ जिसे तब कोई नहीं जानता था, लेकिन आने वाले वक्त में वही बच्चा एक मुल्क की पहचान बन गया। आज हम सुनाएंगे शेख मुजीबुर रहमान यानी बंगबंधु के वो किस्से जो जेल की कोठरियों से निकलकर सड़कों तक आए, जो भाषणों से आगे बढ़कर युद्ध बन गए और अंत में एक शहादत पर खत्म हुए, लेकिन खत्म होकर भी खत्म नहीं हुए। एक इंसान जो बार बार टूटा, बार बार जेल गया, बार बार धोखा खाया, लेकिन कभी झुका नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से नेताओं के और मैं हूं नवनीत कुमार। शेख मुजीब जब 7वीं में थे तब उन्हें ग्लूकोमा नाम की बीमारी हो गई थी। इस वजह से उन्होंने 4 साल पढ़ाई रोक दी थी। बाद में उन्होंने गोपालगंज, जो अभी बिहार में है, वहाँ के मिशनरी स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद वह कलकत्ता के इस्लामिया कॉलेज आ गए। वहाँ उन्हें हॉस्टल में रहने के लिए कमरा नंबर 24 दिया गया था। यहाँ उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग करने वाले आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी जीवनी अनफिनिश्ड ए मेमोयर में भी किया था। उन्होंने लिखा था कि मुझे विश्वास था कि हमें पाकिस्तान बनाना होगा और इसके बिना दुनिया के हमारे हिस्से में मुसलमानों का कोई भविष्य नहीं। उन्होंने मदारीपुर में मुस्लिम छात्र लीग की स्थापना की थी। आज़ादी से पहले मुजीबुर रहमान को हमेशा लगता था कि भारत से 2 देश अलग होंगे और पूर्वी पाकिस्तान निश्चित रूप से अपना मुल्क होगा। मुस्लिम लीग अविभाजित भारत को तोड़कर एक नहीं 2 मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। साल 1946 में उनका यह भ्रम दिल्ली में हुई मुस्लिम लीग की बैठक में टूट गया। इस बैठक में नया प्रस्ताव पास हुआ कि अब 2 के बजाय एक ही देश बनेगा। मुजीबुर रहमान को हैरानी हुई और उन्होंने अपनी शिकायत मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं के सामने रखी, लेकिन जिन्ना समेत बड़े नेताओं ने मुजीबुर रहमान को समझाकर मना लिया। मुस्लिम लीग के नेताओं को मनाने के बाद मुजीबुर रहमान उस वक्त तो मान गए, लेकिन बाद में उन्होंने बंगाल आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन की वजह से वह बंगाल में मुस्लिम लीग के चर्चित नेता बन गए थे। आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के साथ भेदभाव खुलकर सामने आने लगा। भाषा, नौकरी, सेना, राजनीति, हर जगह मुजीब ने अवामी लीग के जरिए आवाज़ उठाई। जेल उनके लिए नया घर बन गई। हर गिरफ्तारी के बाद जब वह बाहर आते, पहले से ज़्यादा मजबूत होकर। 1961 में जेल से रिहा होते ही उन्होंने अयूब खान के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया। उन्होंने स्वाधीन बांग्ला विप्लवी परिषद बनाई, एक ऐसा संगठन जो खुले मंच से नहीं, साये में काम करता था। 1963 का साल था जब शेख मुजीबुर रहमान ने एक ऐसा सफ़र किया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को बताया गया, न पार्टी को न बड़े नेताओं को। वह ढाका से निकले, कभी ट्रेन से, कभी जीप से और कई जगह पैदल चलते हुए भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला पहुंचे। यह कोई औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बेचैन नेता की आखिरी कोशिश थी जो समझ चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ भाषण काफ़ी नहीं होंगे। अगरतला में उनकी मुलाकात तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह से हुई। मुजीब ने बंगालियों के साथ हो रहे भेदभाव, भविष्य के खतरे और अपने डर खुलकर सामने रखे। बात दिल्ली तक पहुंची, लेकिन साफ जवाब मिला, भारत लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करेगा, सीधे टकराव का नहीं। मुजीब निराश नहीं हुए। लौटते वक्त उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब लड़ाई बाहर से नहीं, अपने ही लोगों की ताकत से लड़ी जाएगी। इसी ताकत का विस्फोट 23 फरवरी 1969 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में दिखा। अगरतला षड्यंत्र केस से रिहा होकर जब मुजीब जनता के सामने आए
तो मैदान इंसानों के समंदर में बदल चुका था। मंच पर कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ, कोई ताज नहीं पहनाया गया, लेकिन उसी भीड़ के बीच छात्र नेता तुफैल अहमद ने आवाज दी कि आज से शेख मुजीब बंगबंधु हैं। यह उपाधि सत्ता ने नहीं दी थी, यह नाम लोगों ने दिया था, एक बेटे, एक अपने आदमी की तरह। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत जुल्म किया। इस दौरान लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और जेलों में ठूंस दिया गया। पाकिस्तान के लोग बांग्ला लोगों को नीच मानते थे, उनके साथ आज़ादी के बाद से ही भेदभाव करते आ रहे थे। आंदोलन को रोकने के लिए की गई हिंसा को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट में अपने लोगों को मरता देखकर 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि उनके पास जो कुछ भी हो उसी से पाकिस्तानी सेना का विरोध करते रहें। यह विरोध तब तक चलते रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान का एक एक सैनिक बांग्लादेश की धरती से बाहर निकल न जाए। शेख की इस घोषणा के बाद पाकिस्तानी सेना ने ढाका के धान मंडी स्थित शेख के घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पाकिस्तान ले जाया गया। लोगों को पता नहीं था कि वह जिंदा हैं या नहीं। इसके बाद आवामी लीग के दो नेता ताजुद्दीन अहमद और अमीर उल इस्लाम कोलकाता पहुंचे और बीएसएफ से मदद मांगी थी। बीएसएफ ने ताजुद्दीन और इंदिरा गांधी की बैठक कराई थी। जानकारी जुटाने के बाद इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को सीमा पर मदद किया था, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी का कोई आश्वासन नहीं दिया था। भारत की मदद के बाद 13 अप्रैल को आज़ाद बांग्लादेश की अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। तब नजरुल अहमद राष्ट्रपति और ताजुद्दीन अहमद को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया था। दोनों देशों में 13 दिन तक चला युद्ध खत्म हुआ था। इसी दिन बांग्लादेश पूरी तरीके से आजाद हुआ था। 1972 को जब मुजीब पाकिस्तान की जेल से आजाद हुए तो उन्हें पहले लंदन फिर ढाका के लिए रवाना किया गया। वह भारत को धन्यवाद देने के लिए कुछ देर दिल्ली में रुके थे। उन्होंने इंदिरा गांधी और भारत की जनता को धन्यवाद दिया था। जब वह ढाका पहुंचे थे तो करीब 10 लाख लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। इसके बाद वह रेस कोर्स मैदान में गए और उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एक बार देश के मशहूर कवि अब्दुल गफ्फार चौधरी के साथ मॉस्को की यात्रा पर गए थे। वहां उन्हें सोवियत वेल्सेविक क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन के मकबरे पर ले जाया गया, जहां कांच के भीतर लेनिन का संरक्षित शव रखा गया था। उस मम्मी को देखकर मुजीब कुछ देर खामोश रहे, फिर गफ्फार चौधरी से बहुत धीमी आवाज में बोले, मैं नहीं चाहता कि मुझे इस तरह याद रखा जाए। यह ऐसा है जैसे आदमी लोगों के दिमाग से पूरी तरह मिट जाए। मैं ऐसी मौत चाहता हूं जिससे मैं लोगों की कल्पना में एक सदा बहती याद बनकर रहूं। उस पल मुजीब सत्ता में थे, लेकिन उनके शब्दों में सत्ता का नहीं, एक इंसान का डर और सपना झलक रहा था। बरसों बाद वही डर हकीकत बन गया। द कर्नल हु वुड नॉट रिपेंट में सलील त्रिपाठी लिखते हैं कि जब मुजीब की हत्या हुई तो उनके शव को जल्दीबाजी में गांव ले जाया गया। सैनिकों ने पूरे गांव को घेर लिया ताकि कोई जनाजे में शामिल न हो सके। वे चाहते थे कि उन्हें तुरंत दफना दिया जाए, लेकिन एक इमाम अड़ गया कि बिना गुस्ल के दफन नहीं किया जा सकता। 10 मिनट का वक्त मिला, ढंग का साबुन नहीं था तो कपड़े धोने वाला साबुन लाया गया। गुस्ल के दौरान इमाम ने देखा कि मुजीब के शरीर पर गोलियों के कई निशान थे और वह उंगली गायब थी जिसे वो भाषण देते समय उठाया करते थे। जब दफनाने का वक्त आया तो कफन तक नहीं था। आखिरकार एक ग्रामीण ने अपनी धोती दी। बंगबंधु को एक ऐसी बेनाम कब्र में उतार दिया गया जिसके ऊपर कोई मेमोरियल पत्थर तक नहीं लगा, लेकिन जिन यादों में वह जिंदा रहना चाहते थे वहां से उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सका।
लेकिन आज बांग्लादेश उनका हर निशान मिटा रहा है। उनके घर को जमींदोज कर दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया और नोटों से तस्वीरों को हटा दिया गया। आज बांग्लादेश की आज़ादी के लिए खून पसीना बहाने वाले का ये हाल देखकर हर कोई हैरान है। तो ये थी शेख मुजीबुर रहमान की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।